एक बार फिर से आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोनाउन को। प्रोनाउन की जो हम वीडियोस बना रहे थे उसमें आज डे नाउन है, यानी कि 8 वीडियो जिससे पहले मैं बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्लीज जाकर के उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको पूरा का पूरा प्रोनाउन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज इस वीडियो में जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस। ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, किस तरीके से ये सेंटेंस में वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट चैप्टर हम सबको सीक्वेंस में देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि आखिर रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहेंगे भैया? रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले आकर उस नाउन या प्रोनाउन के रिपीटेशन को रोकता है। तो सबसे पहले ये हमारा देखो रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे पहले एक नाउन आया है और इसी नाउन की जगह पर इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। और प्रोनाउन का काम ही होता है नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम बता क्या रहे थे कि भाई प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का काम ही ये होता है नाउन के बदले जो है प्रोनाउन का प्रयोग करके हम जो नाउन की जो रिपीटेशन होती है उसको हम रोक देते हैं। और एक चीज ध्यान बनाए रखिएगा कि इस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। यानी कि ये जो हमारा नाउन है दी मैन, इसके आगे ये पूरा रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि ये पूरा शब्द समूह है। ये क्या है? पूरा फ्रेज है, शब्द समूह है। और जब ये शब्द समूह है, ठीक है, इसको इससे क्या करता है? रिलेट करता है, जोड़ता है। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझो क्या चीज है ये, ठीक है। ध्यान से क्या समझना है, हमने क्या बताया? देखो यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? बोले सर हु, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले ये किसी ना किसी, जब ये प्रोनाउन है तो ये किसी ना किसी नाउन के तो स्थान पर आया ही होगा। बोले किसके स्थान पर? तो दी मैन के लिए इस हु का प्रयोग किया गया। ये जीवित है, ये सजीव है, इसीलिए यहाँ पे किसका प्रयोग कर लिया गया? हु का प्रयोग कर लिया गया। तो दी मैन के लिए क्या हो गया भैया? हु लगा लिया हमने, ठीक है। तो ये इसका एंटीसीडेंट कहलाएगा। ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती। तुमने देखा होगा मैथमेटिक्स में जब आप पढ़ते हो, ठीक है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या। मान लीजिए हमने 9 लिखा, हमने कहा 9 का पूर्ववर्ती क्या? तो आप तुरंत से जवाब देते थे सर 8 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पूर्ववर्ती का मतलब ही होता है कि उस रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन को ही हम एंटीसीडेंट कहते हैं। अगर आपसे वाक्य में कभी भी अब ये पूछे कि इस वाले वाक्य में एंटीसीडेंट का काम कौन कर रहा है, इस वाले वाक्य में एंटीसीडेंट का काम कौन कर रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इसके ठीक पहले जो शब्द लगा होगा भाई साहब वही हमारा एंटीसीडेंट होगा। और अगर ये एंटीसीडेंट हमारा लिविंग बीइंग होगा तो हम हु लगाएंगे, नॉन लिविंग बीइंग होगा तो हम विच लगाएंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। और कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम डेड का भी प्रयोग करते हैं, आगे वो हम कंडीशन जो है पढ़ने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज और मैं यहीं पर समझा देना चाह रहा हूं आपके लिए। ये तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इसके आगे ये वर्ब लगी है। अब एरर यहां से खूब पूछा जाता है, ये वर्ब किसको फॉलो करेगी? ध्यान बनाए रखना इस वाले नाउन को, क्योंकि इस वाले सब्जेक्ट का वर्ब हो गई ये, तो ये तो खत्म। एक सब्जेक्ट को क्या चाहिए? अपनी वर्ब चाहिए। तो इस वाले सब्जेक्ट की ये वर्ब हो गई। फिर भैया इस वाले की वर्ब कौन सी होगी? ये। अगर ये सिंगुलर है तो आगे इसकी वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। अगर ये नाउन यानी कि इसका एंटीसीडेंट ये नाउन अगर प्लूरल होता तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल होती। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वर्ब फॉलो करेगी वो किसके? एंटीसीडेंट के अनुसार। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। अगला देखो वही चीज जो अभी हमने समझाई है, उन्हीं सब चीजों को मैंने यहाँ पर लिख रखा है साथियों। क्या लिख रखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन का आखिर आप प्रयोग कैसे
करोगे, वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन के पहले किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन का होना आवश्यक होता है। तो ये एक बार आप देख लो कि वाक्य में यहां पर ध्यान से देखिएगा कि वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, इसके पहले एक नाउन या प्रोनाउन का होना आवश्यक होता है। तो देखो एक नाउन रखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हमने बताया दूसरा पॉइंट अगर हम पढ़ेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को ही एंटीजेंट कहा जाता है। तो देखिएगा इसी को हम क्या कहते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वर्ड यूज होता है, इसी वर्ड को एंटीजेंट नाम दिया जाता है। ANTECEDENT हम बता चुके हैं एक एक चीज, ठीक है। इसके बाद हमने एक और चीज लिख रखी है, आप नोट्स बनाना चाहो तो बना लो, क्योंकि यहां पर एकदम डिटेल रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाएंगे। इसके बाद तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके बाद हमने बताया रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े नाउन के आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन, ये देखो नाउन है और नाउन के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। और इस वाले दी का मतलब क्या होता है, बहे या बही। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग निकालोगे तो इसका मतलब हिंदी में बहे या बही निकलेगा। यह बही आदमी है जो सब्जी बेचता है। दिस इज द मैन हु सेल्स वेजिटेबल्स। इसके बाद हमने एक और पॉइंट लिखा, जब रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग शुरू के वाक्य में हो तो आने वाले दूसरे वाक्य में वर्ब के पहले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि जब रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग शुरू के वाक्य में हो, शुरुआत में ही कर दिया जाए, ठीक है, तो आने वाले दूसरे वाक्य में वर्ब के पहले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि पहले वाले सेंटेंस से ही उसका मीनिंग या सेंस निकाल लिया जाता है। अब आगे, ये रिलेटिव प्रोनाउन सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो यहां पर आपके सामने लिखे गए। देखो हम बात करेंगे हु की, किसकी बात करेंगे, हु की। इसके बाद बात करेंगे हुम और हुज। हु हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, हुज हमारा पजेसिव केस होता है। जैसे हमने कहा आई, मी, माई, आई सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, माई पजेसिव केस, बी, अस, आवर, बी सब्जेक्ट, अस ऑब्जेक्ट, आवर पजेसिव केस, यू, योर, ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, देम, देयर। इसी तरीके से हु, हुम, हुज। हु हमारा सब्जेक्ट, हुम हमारा ऑब्जेक्ट और हुज हमारा पजेसिव केस। तो जो हु होता है ये सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, और जिसका हिंदी मीनिंग होता है जो या जिसने, और यह हमेशा व्यक्तियों के लिए यूज होता है। अच्छा, हु, हुम, हुज, ये तीनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होते हैं, ठीक है। हुज का प्रयोग व्यक्तियों, जानवर और वस्तु सभी के लिए पजेसिव केस में होता है। तो ध्यान रखना, हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए जो जिसने के अर्थ में और एज अ सब्जेक्टिव केस, ठीक है। हु, इसके बाद होम का जिसे, जिसको, जिससे, ये भी व्यक्तियों के लिए यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस में। हुज का प्रयोग जिसका, जिसकी, जिसके, व्यक्तियों, जानवर तथा वस्तु के लिए पजेशन दिखाने के लिए पजेसिव केस में। इसके बाद अगला आता है भिच। भिच का प्रयोग भी जो, जिसे, जिसने होता है, और ये जानवर और वस्तु के लिए। अच्छा, तुम्हें एक और कंफ्यूजन हो रहा होगा, बोले सर हमने तो इनका हु बराबर कौन या किसने भी पढ़ा है। हुम का मतलब किसे, किसको, किसको, किनको होता है। हुज का मतलब किसका, किसकी, किसके भी होता है। भिच का मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से भी होता है। बॉट का मतलब क्या भी होता है। और आपने तो ये सब हिंदी लिख रखा है। ध्यान रखना, वो क्या होते हैं, हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं। जब इनका प्रयोग एज अ इंट्रोगेटिव होता है तब इनका जो जा है ना, ये जा है वो का में बदल जाता है। जैसे हमने कहा हु, जो या जिसने, तो अगर हमको वाक्य की शुरुआत में क्वेश्चन पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता तो इसका मीनिंग क्या होता, कौन या किसने, यानी कि। और अगर इनका प्रयोग दो वाक्यों को रिलेट करने के लिए, रिलेशन दिखाने के लिए किया जाए तब वही कौन या किसने काय में बदल जाएगा, जो या जिसने में। यानी कि का बदल जाता है जा में, का बदल जाता है जा में। ध्यान बनाए रखना। इसी तरीके से यहां पर देखो व्हाट। व्हाट का मतलब जो, जो की, जो कुछ, जितना। ये किसके लिए यूज होता है, कोई अज्ञात वस्तु हो, कोई बात हो या घटना हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव दोनों में हो सकता है। इसी तरीके से विच का भी प्रयोग सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में हो सकता है।
डेट का प्रयोग जो या जो कि के अर्थ में व्यक्तियों, जानवर और वस्तु यानी कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है, एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के इसमें। इसके बाद हम वेयर का मतलब होता है जहां, और वेयर का मतलब होता है कहां। जब वेयर का मतलब क्वेश्चन करने के लिए किया जाए तो वेयर का मतलब कहां होगा, और जब दो वाक्यों को रिलेट करने के लिए यूज किया जाए तब इसका मतलब जहां होगा। जब वेयर का प्रयोग कहां होगा यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए, तब इसके अंत ये अपने अंत में क्वेश्चन मार्क लेगा, और जब वेयर का मतलब जहां होगा तब ये जो सेंटेंस है ना अपने अंत में फुल स्टॉप लेगा। सारी चीजें एकदम ध्यान बनाए रखना। इसके बाद हम भेन की बात करेंगे। भेन का मतलब कब भी होता है और भेन का मतलब जब भी होता है। भेन का मतलब कब, प्रश्न पूछने के लिए, टाइम बताने के लिए। ठीक है, इसके बाद जब यानी कि जब हो तो रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमने क्या बताया, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव दोनों अलग अलग रखिएगा। इंट्रोगेटिव में इनका अर्थ कौन, का, और जैसे रिलेटिव में आते तो जो का है ना वो बदल जाता है जा में, बस इतना ध्यान रखना। ठीक, चलो इसके बाद यहां पर देखो, ये जहां जो है वो स्थान बताने के लिए, और ये वेन का प्रयोग हमेशा टाइम बताने के लिए यानी कि समय बताने के लिए किया जाता है। यहां पर आप अच्छे से देख सकते हो, सभी तेजी से रिवीजन कर लो। हु किसको रिलेट करेगा, रिलेट्स टू पीपल एज अ सब्जेक्ट यानी कि व्यक्तियों के लिए। होम किसको रिलेट करेगा, ये भी लोगों के लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में ये भी व्यक्तियों के लिए। हुज किसको, पोजीशन को रेफर करता है। ठीक है, इसके बाद विच जो है वो किसको रिलेट करता है, एनिमल या कोई ऑब्जेक्ट हो, दोनों के लिए यानी कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग सिलेक्शन के लिए। ठीक है, उसके लिए अब कौन या किसने, जैसे चुनाव नहीं करते हैं, चुनाव करने के लिए जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इंट्रोगेटिव में सिलेक्शन, और इसके बाद यहां पर क्या करेंगे हम, रिलेट करने के लिए, तब इसका मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसकी। ठीक है, डेट का प्रयोग टू रिलेट पीपल, एनिमल, थिंग्स, ये सब के लिए होता है। नॉन लिविंग बीइंग और लिविंग बीइंग दोनों के लिए इसका प्रयोग होता है। किसका, डेट का। वेयर किसको रेफर करता है, प्लेस को, यानी कि कहां, जहां, ये वही स्थान है जहां भगवान राम का जन्म हुआ। ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर लॉर्ड राम वाज बोर्न। तो इस तरीके से वेयर का मीनिंग यहां पर क्या निकलेगा, जहां निकलेगा। वेन, वेन किसको, टाइम को रेफर करता है यानी कि समय के लिए। वाई किसको रेफर करता है, रीजन यानी कि कारण को रेफर करेगा। और जो वॉट होता है वो अज्ञात वस्तु, बात या घटना को बताता है। सब चीजें अब हमने आपको बता दी बढ़िया करके। क्वेश्चन भाई यहां से पूछा जाता है। अब ये सूत्र अपनी कॉपी पे लिख लो, इसके अलावा दूसरा लिखने की जरूरत नहीं। तुमसे यहां पे ज्यादातर क्या भरवाता है, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन भरवाएगा ना, कि हु आएगा कि हुम आएगा, बस, ज्यादा भरवाता ही नहीं। तुम्हें दोनों में अब उनका अलग से एकदम सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, हु और हुम का प्रयोग, कि कहां पर हम, और उसकी ट्रिक क्या होती है, किस तरीके से ट्रिक से हम हु और हुम का बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। चलो, चाहो तो इसे देख लो, रिलेटिव प्रोनाउन को ध्यान बनाए रखना, ये बहुत ही आप तो बिल्कुल सारे कंफ्यूजन दूर कर देगी। यहां से एक सब्जेक्ट लगा होगा भैया, देखो हम बहुत प्यार से बता रहे, हमने क्या बताया, एक सब्जेक्ट लगा होगा, लगा है। बोले सर दूसरे नंबर पे एक वर्ब लगी होगी, देखो दूसरे नंबर पे वर्ब लगी हुई है। बोले इसके बाद दी प्लस नाउन होगा, तो देखो दी प्लस नाउन दे रखा है, दी प्लस नाउन दे रखा है। इसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा होगा, देखो भैया ये हु जो है ना, ये जो हु है ना, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या दे रखा होगा, बोले सर वर्ब दे रखी होगी, तो देखो ये वर्ब दे रखी है, और ये वर्ब किसके अनुसार आएगी, इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार, इस वाले नाउन के अनुसार। अगर ये नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर ये नाउन प्लूरल होगा तो यहां पे वर्ब प्लूरल लगाओगे। ठीक है, इसके बाद अब देखो यहां पर सारी चीजें क्लियर हो गई। सब्जेक्ट ये वाला वर्ब, और इस वाले सब्जेक्ट की तो वर्ब ये हो गई। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर, ये वर्ब सिंगुलर, ये सब्जेक्ट प्लूरल, ये वर्ब प्लूरल, यहां से किस्सा खत्म। इसके बाद बोले इस वाले वर्ब का क्या करे, ये वाली वर्ब किसके अनुसार आएगी,
तो इस वाले नाउन के अनुसार। भाई साहब एक चीज और ध्यान दे लो, इस वाले नाउन को, ये तो यहां पर जो लगा होगा रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे यहां पे हु लगा हो सकता है, विच लगा हो सकता है, डैट लगा हो सकता है, कुछ भी, हुम, हुज, यानी कि यहां पर कोई ना कोई बीच में एक रिलेटिव प्रोनाउन भाई साहब रखा होगा। इससे पहले एक नाउन होगा, इस नाउन को ही हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, एंटीसीडेंट कहते हैं। तो ध्यान बनाए रखना, कभी एग्जाम में पूछा जाए कि ये एंटीसीडेंट क्या होता है तो तुरंत बताना रिलेटिव प्रोनाउन। और एक चीज कि ज्यादातर जहां तक संभव हो सके, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन और उसका एंटीसीडेंट दोनों पास पास ही रखना है। यानी कि इस रिलेटिव, इस एंटीसीडेंट को, इस नाउन को, और इस नाउन के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आपने यूज किया है, ठीक है, अगर सजीव है यानी कि व्यक्तियों के लिए तो हु, हुम, हुज में से कोई यूज होगा, और अगर निर्जीव है तो भिच आएगा, और सजीव और निर्जीव दोनों के लिए है तो डैट आएगा। ठीक है, दी सेम, दी सेम का, सेम एज, ये सब अभी आगे चल करके हम क्या करेंगे, आपको सारी चीजें बताएंगे वीडियो में। तो यहां पर इतनी चीजें क्लियर हो गई, ये डायग्राम बढ़िया क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें जैसे मैं वह किताब पढ़ चुका हूं जो तुमने मुझे दी थी। अब देखो, आई हैव रीड दी बुक। अब दी बुक कैसी है, सजीव है कि निर्जीव? यहां पर देखना, ये तो आदमी तो सजीव होता ना, जब ये सजीव है तो इसके लिए हु सब्जेक्टिव केस में। अब ये कैसे पता करोगे यार कि यहां पे हु ही आएगा? बोले सजीव में तो सर हु, हुम, हु जाता है, तो हु तो चलो पजेसिव केस होता है, उसे तो बहुत आसानी से पहचान लेंगे, लेकिन हु और हुम में कैसे डिफरेंस करेंगे? तो इसमें एक ट्रिक होती है कि सब्जेक्ट को वर्ब से बराबर कर दो। अगर बराबर हो जा रही हैं तो समझो हुम लगेगा, बराबर नहीं हो रही हैं तो भैया हु लगेगा। चलो देखो, एक बार को मैं इसी में तुम्हें बताता हूं बढ़िया करके। इस वाले सब्जेक्ट की वर्ब ये, तो इसका किस्सा खत्म। ठीक है, वर्ब एक और बची है। मान लो अभी यहां पर कुछ है ही नहीं, ये कुछ मान लो थोड़ी देर के लिए है ही नहीं, हमें नहीं पता हु आएगा कि हुम आएगा, ये वाली वर्ब बची है। तो इस वाली वर्ब का भी तो कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। अब लेकिन इस वाली वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको क्या करना होगा कि यहां पर हु लगाना पड़ेगा। ठीक है, होम का भी आगे हम बताएंगे, तभी दोनों का डिफरेंस तुम्हें आसानी से समझ आ जाएगा। इसके बाद देखो, ये सजीव होगा तो सजीव के लिए क्या लगाओगे भैया, हु लगाओगे। निर्जीव होगा तो निर्जीव के लिए क्या लगाओगे, रिलेटिव प्रोनाउन भिच लगाओगे। यही सबसे अच्छा है जो हमें जरूर करना चाहिए। तो इट इज द बेस्ट डेट, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन देखो, जो या जिसने के अर्थ में क्या डेट आया है। क्यों आया, क्योंकि इससे पहले सुपरलेटिव डिग्री। तो डेट का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर मान लो सुपरलेटिव डिग्री हो, ठीक है, या मान लीजिए कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन दे रखा हो, या मान लीजिए कोई एक व्यक्ति और दूसरा जानवर या वस्तु हो, तब हम क्या करते हैं, डेट का प्रयोग करते हैं। चलो आगे हम डेट की सारी कंडीशन आपको सिखाएंगे, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक चीज हम आपको बताने वाले हैं यहां पर। आगे देखो, नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग। अब रूल नंबर 1 यहां पर आया है, इसमें कहीं कुछ नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कब करते हैं, जैसे हु, विच, डेट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। एक चीज और समझा दूं कि देखो, सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो यहां पर देखो ये इतना हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, द बॉय इज अ प्लेयर, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, हु केम हियर। अब ये इसलिए यहां पर आए क्योंकि हमें इसके एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन को दोनों को साथ साथ रखना था, इसलिए इनको दी बॉय, वह लड़का हु केम हियर जो यहां आया, इज अ प्लेयर, वो क्या है, एक प्लेयर है। रूल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउंस होम, विच, डेट का प्रयोग जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। यानी कि विच और डेट का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में हो सकता है, लेकिन होम का प्रयोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस में। अगर सब्जेक्टिव केस में करना है तो इसका हु लगाना पड़ेगा। जैसे अब देखो यहां पे समझाया जा सकता है, हमने कहा सब्जेक्ट और वर्ब, देखिएगा यहां पे
सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बराबर हो जाए, इधर सब्जेक्ट वर्ब हो गई, यहां पे लिखें, इधर मान लो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और इधर भी मान लो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन बराबर है, तो भाई क्या लगेगा, हुम। क्या लगेगा, हुम। और अगर बराबर नहीं है, मान लो एक वर्ब ज्यादा है, क्या है, वर्ब ज्यादा है और सब्जेक्ट की कमी है, तो हमें वहां पर जब सब्जेक्ट की कमी हो और एक वर्ब ज्यादा हो तो हु का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब यहां पे समझो, एग्जाम्पल से तुम्हें और अच्छा समझ आएगा, ओरली जो मैं बोल रहा हूं पता नहीं समझ पा रहे हो या नहीं। यहां पर एग्जाम्पल में देखना, ए एक सब्जेक्ट है, इस वाले का सब्जेक्ट ये हो गया और इस वाले शब्द की वर्ब ये हो गई, तो इसका भाई सब्जेक्ट को क्या चाहिए होता है, वर्ब। वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, बिना वर्ब के सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के बिना वर्ब नहीं, सब्जेक्ट को अपना वर्ब चाहिए ही चाहिए, तो इस वाले सब्जेक्ट ने अपना वर्ब, इसका कोटा पूरा हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ो, आसन, ये तो हमारा नाउन है। नाउन को कैसे पहचाना, क्योंकि भैया किसी भी नाउन के पहले अगर आर्टिकल ए एन डी लगा हो समझो वो नाउन है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता हम यहाँ पे हु भरेंगे कि होम भरेंगे। ठीक है, आगे बढ़े तो देखो फिर एक सब्जेक्ट मिला, इस वाले सब्जेक्ट की वर्ब ये हो गई, तो जब दोनों ही इधर सब्जेक्ट का वर्ब, इसका भी कोटा पूरा, इसका भी कोटा पूरा, इसका मतलब हमको सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं। और हु का प्रयोग कब होता है, जब सब्जेक्ट के रूप में, और सब्जेक्ट है ही नहीं और एक को वर्ब ही नहीं बची है, जब एक को वर्ब नहीं बची है तो वहां पर फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, होम का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, यहां पर भी देखो इस वाले सब्जेक्ट क्या ये है और इसकी वर्ब ये हो गई, तो इसका कोटा यहां पूरा हो लिया। इसके बाद ये सब्जेक्ट ये, इसकी वर्ब ये हो ली, तो इसका अपना कोटा पूरा हो लिया। इसके बाद कोई वर्ब बची है, कहीं कोई वर्ब नहीं बची, जब कोई वर्ब नहीं बची है तो भाई सीधे सीधे किसका प्रयोग होगा, होम का प्रयोग होगा। अगर वर्ब बचती, देखो मैं हु वाला कोई एग्जांपल यहां पे देखो, अगर वर्ब बचती तो निश्चित ही हु का प्रयोग होता, जैसे ये वाला सब्जेक्ट ये वाली वर्ब, इनका कोटा पूरा हो लिया। लेकिन मान लो यहां पे हमें नहीं पता क्या लगेगा, लेकिन फिर भी देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगा हुआ है, एक वर्ब बची हुई है, और जब एक वर्ब बची है तो इस वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए और हु का प्रयोग भाई एज अ सब्जेक्ट ही होता है, इसीलिए हम यहां पर किसका प्रयोग कर लेंगे, हु का प्रयोग कर लेंगे। शायद आपको चीजें समझ आ रही होंगी। आगे हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हु का प्रयोग जो या व्यक्ति के रूप में, ये हम सब बता ही चुके हैं, हु का प्रयोग हम वहीं करेंगे जहां पर सब्जेक्ट ना हो। एक एक चीज ट्रिक के रूप में लिख रखी है, एक एक चीज मैंने ट्रिक के रूप में लिख रखी है। हु का प्रयोग वहीं करेंगे जहां पे सब्जेक्ट ना हो, यानी कि वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट है ही नहीं। जब सब्जेक्ट नहीं तो एज अ सब्जेक्ट आपको हु का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे देखो इस वाक्य में दिस इज द मैन हु सेल्स वेजिटेबल, अब इस वाक्य को बांट लो अलग अलग। अब जब हम बांटते हैं तो देखो दिस इज द मैन और इसके बाद सेल्स वेजिटेबल, इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया, लेकिन भैया इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट कहां, बोले है ही नहीं। जब सब्जेक्ट नहीं है तो आपको वहां पे किसका प्रयोग करना पड़ेगा, हु का। अब यहां पे जब वर्ब, इस वर्ब को चाहिए अपना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में होम का तो प्रयोग कर नहीं सकते भाई, क्योंकि होम का प्रयोग होता है ऑब्जेक्टिव केस में और हुज का प्रयोग होता है पजेसिव केस में। तीन ही आ सकते हैं क्योंकि ये आदमी है, सजीव है, ठीक है, लिविंग बीइंग है, तो यहां पे किसका प्रयोग होगा, हु का। आगे ये वही आदमी है जो सब्जी बेचता है कई बार, लड़की जो खाना बना रही है उसकी बहन है। द गर्ल हु इज कुकिंग इज हिज सिस्टर। ठीक है, इस वाक्य, अब एक चीज और समझिएगा, यहां पर देखो कामा लग गया, और जब यहां पर इस तरीके से कामा लगा हो, ठीक है, इसमें कामा लगा हो तो ये भाई फिर आप थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। आगे हम बता रहे हैं ये क्या हो जाता है ना कि जब कामा लगा हो तो ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहलाता है, जिसमें अब आगे हम बताएंगे
पहले मैं लिख के देता हूं अच्छे से आपको समझने के लिए। यह भी समझाऊंगा कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, सारी चीजें बताऊंगा। तो ये क्या है हमारा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, ये कैसा है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। तो भैया अब ये नॉन डिफाइनिंग कैसे, इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि जब किसी नाउन के लिए उसके कामा के अंदर कोई क्लॉज रखा हुआ हो तो वो उसकी विशेषता बताने लगता है। ठीक है, डिस्क्राइब करने लगता है। यानी कि दी गर्ल, वह लड़की हु इज कुकिंग, जो बना रही है, इज हिज सिस्टर, उसकी बहन है। आप इस प्रकार को ऐसे भी बना सकते हो, दी गर्ल इज हिज सिस्टर, वह लड़की उसकी बहन है। अब हु इज कुकिंग, जो बना रही है। अब इस सिस्टर के बारे में यहां पर डिफाइन किया जा रहा है, यानी कि अब इस नाउन को, इस वाले नाउन को डिफाइन करने का काम आगे का क्लॉज कर रहा है, इसीलिए इसको हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। ठीक है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से साथियों। इसी में मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूं कि आखिर ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर हम पॉइंट की ओर चलें तो आप यहां से समझ सकते हो, इसको हम रिस्ट्रिक्टिव यूज और नॉन रिस्ट्रिक्टिव यानी कॉन्टिन्यूटिव यूज भी कहते हैं। जरा समझिएगा, हमने कहा एंटीजेंट, कोई भी मान लो एंटीजेंट तथा रिलेटिव क्लॉज के बीच अगर कॉमा का प्रयोग नहीं होता है तो वो रिस्ट्रिक्टिव यूज कहलाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कैसा होगा, रिस्ट्रिक्टिव यूज होगा। इसमें क्या होता है, जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो एक एडजेक्टिव क्लॉज का कार्य होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक नाउन लगा होगा, फिर यहां पर किसी तरीके का कोई कॉमा नहीं होगा, इसके बाद एक रिलेटिव क्लॉज होगा, और उससे जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे आप यहां पर देखिए, देखो यहां पर हमने कहा कि यहां पर मान लो ये एक नाउन है, और नाउन में देखो यहां पर ये क्या लगा है, कॉमा, ये भी देखो कॉमा लगा है। अगर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो, इस तरीके का, मान लीजिए नाउन नो कॉमा रिलेटिव क्लॉज, ये नाउन लगा होता, जैसे मान लो ये नाउन लगा हुआ है, इसके बीच में दोस्तों कहीं पर कोई कॉमा है, बोले नहीं है। ठीक है, सीधे लगातार है, यहां पे कोई कॉमा है, नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीजेंट ये है, कहीं कोई कॉमा नहीं है, तो ये फिर जो है ये कौन सा क्लॉज कहलाएगा, आप इसको क्या कहोगे, पहली बात तो इसे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहोगे। क्या कहोगे, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। और जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है ना, जिसमें कॉमा का प्रयोग नहीं होता, नो कॉमा, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें कहीं कोई बहुत ज्यादा माइनर सा डिफरेंस होता है सिर्फ कॉमा का। कॉमा लगा है तो कंपाउंड सेंटेंस में पहुंच जाएगा, कॉमा हट गया है इस तरीके की स्ट्रक्चर में तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन सेम यूज होगा। अब जब सेम यूज होगा तो आपने तो रट रखा है कि हु, हुम, हुज, विच, डेट, ये कहां आते हैं, ये तो भैया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं, और इनसे जो वाक्य बनेगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। और आपने कंपाउंड सेंटेंस में क्या, वो चार तरीके के, यानी कि उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज वो चार तरीके के कंजक्शन उसमें होंगे। एक जो है मान लीजिए कोऑर्डिनेट क्लॉज, उसमें एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसमें आपको तुरंत एक ही बात समझ में आएगी, बोले ये चार तरीके के कंजक्शन लगे होंगे। कौन कौन से चार तरीके के कंजक्शन लगे होंगे, या तो वो आपके एडवर्सेटिव, इलेटिव, कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, यानी कि एक कुमुलेटिव का मतलब जोड़ बताने वाले कंजक्शन, एडवर्सेटिव विरोध प्रकट करने वाले
कंजक्शन संयोजक, ठीक है, और इलेटिव कारण व परिणाम बताने वाले एडवर्सेटिव, ठीक है। तो ये इस तरीके के अगर कंजक्शन लगे होंगे आप समझ जाओगे यार ये तो कंपाउंड सेंटेंस की बात करें, लेकिन आप यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, बोले यार रिलेटिव प्रोनाउन के यूज के द्वारा भी कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो अब आप ध्यान रखिए कि जब भी इस तरीके का कॉमा अगर दे रखा हो, देखो यहां पर ध्यान से ये कॉमा लगा है, ये कॉमा लगा है, तब ये भाई आपका एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। और जब ये एडजेक्टिव क्लॉज है भैया तो ध्यान रखना ये जो सेंटेंस बनेगा वो नॉन डिफाइनिंग या आप इसको कह सकते हो कंपाउंड सेंटेंस। तो नीचे ऊपर वाला ये कंपाउंड सेंटेंस बनेगा और नीचे वाला ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। फर्क सिर्फ थोड़ा स्ट्रक्चर का हो गया है, ठीक। और बाकी अगर बहुत ज्यादा डिफाइन करना है तो यहां पर हमने सब बढ़िया करके दे रखा है। नाउन प्लस कोई कॉमा नहीं लगा, सीधे रिलेटिव क्लॉज है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउन प्लस बीच में कॉमा भी लगा है, इसके बाद रिलेटिव क्लॉज है तो वो कंपाउंड सेंटेंस। इसमें क्या होगा, एंटीजेंट और जो रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में कॉमा का यूज होता है, इस यूज से जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो एक प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान बनाए रखना है। अगला अगर हम बात करें कि अब इस वाक्य को समझने, वही बात हम बार बार दर्शा रहे हैं कि यहां पर छोटी सी हमने चीज को समझ पैदा करने के लिए आपके लिए यहां पर लिख रखा है कि जो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होंगे और नॉन डिफाइनिंग जो रिलेटिव क्लॉज होंगे उनके बीच में अंतर क्या होगा। तो सिंपल सा हम जो बोल रहे हैं भाई लिख दिया मैंने कुछ अलग थोड़ी ना किया है कि जिस वाक्य में हम कॉमा का निशान लगते, यानी कि जिस वाक्य में भी कॉमा का निशान लगता है समझो उसको हम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है, जैसे ये वाला। और जिसमें नहीं लगता है वो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है, और जिस वाक्य में कॉमा का निशान नहीं लगता है वो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है, जैसे ये वाला, ठीक है। तो बात अपनी अब तो अच्छे से आपको समझ आ गई होगी शायद। इतने पर भी जिसमें कॉमा का प्रयोग ना लगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें लगे वो कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो अब आगे देखो, वैसे तो इनमें इनके अर्थ में तो कहीं कोई अंतर नहीं होता। ये पॉइंट अपनी कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि हु के बाद जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या होनी चाहिए, तो वो उसके एंटीजेंट पर डिपेंड करेगी कि उसका एंटीजेंट क्या है। यानी कि हु इज होगी, हु आर होगी, या हु बाज होगी, या हु बर होगी, वो कैसे डिफाइन करोगे। तो वो भाई कौन बताएगा, ये वाला शब्द बताएगा। ये सिंगुलर होगा तो हु इज आएगा, ये सिंगुलर होगा, अच्छा ये सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है। यहां पर देखो इसका एंटीजेंट देख लेना, हमेशा एंटीजेंट को देखकर ही ये वाली वर्ब लगेगी, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। देखो अब ये प्लूरल है तो इस प्लूरल के अनुसार यहां पर वर्ब प्लूरल आ जाएगी। इसी तरीके से यहां पर भी ये प्लूरल है तो इसके अनुसार ये, और इसका ये एंटीजेंट इस वाले रिलेटिव प्रोनाउन का है तो इसके अनुसार ये। अब जरा और अच्छे से समझो, नहीं तो कहोगे जल्दी जल्दी समझा दिया। जल्दी क्या, कितना भी कैसे भी समझाओ वीडियो बहुत लंबा बनी जाता है। यहां पर देखो इस वाले सब्जेक्ट की वर्ब ये, तो ये वाला सब्जेक्ट की वर्ब ये वाली होगी। अब इस वाले नाउन को देख लेना, अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल होगी तो वर्ब प्लूरल। देखो यहाँ पे माय फ्रेंड्स प्लूरल है तो वर्ब यहाँ पे आर लगा दी, ठीक है, बात समझ गए। यहां पर देखो दी बॉयज प्लूरल है तो वर्ब इसके अनुसार आर आ गई। यहाँ पे दी बॉय सिंगुलर है तो इज आ गया। तो बस यही ध्यान रखना है, यहाँ पे दी बॉय सिंगुलर है तो देखो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद की जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, तो उसका एंटी देख लेना। मैं तो शुरुआत से एक ही बात बताई है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तक तो हु का ही प्रयोग चल रहा है। अब यहां पर सारी चीजें आप समझ लो। हु इज कब होगा, जब उसका एंटीजेंट जो है वो सिंगुलर नाउन में होगा। और अगर नाउन प्लूरल है तो यानी कि एंटीजेंट अगर प्लूरल है तो हु के बाद जो वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाएगी। इसी प्रकार पास्ट में नाउन सिंगुलर है तो हु वाज, नाउन प्लूरल है तो हु वर, ठीक है। इसके बाद नाउन प्लस हु वाले एग्जाम्पल ही अब तक हम समझा रहे थे कि जितने भी आएंगे अब एक नाउन प्लस में हु, एक नाउन प्लस में हु, और इसी नाउन के अनुसार ये वर्ब आएगी। बस इतना समझ लेना,
ठीक है, जैसे जो लड़की काम कर रही है वह मेरी गर्लफ्रेंड है। द गर्ल हु इज वर्किंग इज माई गर्लफ्रेंड। मेरी गर्लफ्रेंड जो अध्यापिका है इंग्लैंड चली गई। माई गर्लफ्रेंड हु इज अ टीचर हैज गॉन टू इंग्लैंड। वह आदमी, ये वह आदमी है जिसने मुझे कल बुलाया। अब दिस इज द मैन, यहाँ पे ये एंटीजेंट हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इसके अनुसार अब ये पास्ट में है तो इसके अनुसार वर्ब पास्ट में आ गई। मेरे पास बहुत से दोस्त हैं जो शिक्षक हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। देखो अब ये एंटीजेंट प्लूरल है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तो जो वर्ब आएगी वो अपने एंटीजेंट के अनुसार आएगी। ठीक है, अब दोज हु, दोज के बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा, तो दोज तो प्लूरल है ना, इसका एंटीजेंट, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। समझो जरा दो तीन एग्जांपल से। जो भगवान से प्रार्थना करता है उसे शांति मिलती है। जो भगवान से प्रार्थना करता है उसे शांति मिलती है, यानी कि वन हु प्रेज टू गॉड फाइंड्स पीस। अब देखो वन हु प्रेज, तो वन तो सिंगुलर है इसलिए वर्ब प्लूरल। जो कोशिश करते रहते हैं उन्हें सफलता मिलती है। अब देखो जो कोशिश करते रहते हैं उन्हें सफलता मिलती है। तो दोज, अब एक किसी पार्टिकुलर के बारे में बात नहीं हो रही है, मैं तो सबके बारे में बात कर रहा हूं। दोज हु, अब दोज तो प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगी बिना यस या ईएस। और एक चीज बता दूं, जिस वर्ब में यस या ईएस लगा हो वो वर्ब सिंगुलर होती है, जिस वर्ब में यस या ईएस ना लगा हो वो प्लूरल होती है। देखो नाउन में यस या ईएस लगाओगे नाउन प्लूरल बनता है, और वर्ब में यस या ईएस लगाओगे तो वर्ब सिंगुलर बनती है। ये दोनों का अपोजिट होते हैं और यही डिफरेंस होता है। अगला, जो मेहनत करता है वह सफलता प्राप्त करता है। वन हु वर्क्स हार्ड गेट्स सक्सेस। जो मेहनत करते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं, यानी कि अब दोज फिर से आ गया। अब ये प्लूरल, यहां पे सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। क्या दिक्कत है? सब कुछ तो वही चीजें हैं। अब देखो होम का प्रयोग कब करोगे भैया? होम जिसे, जो, जिसे, जिसकी, जिसको, यानी कि व्यक्ति के रूप में। फिर होम का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। सीधी सी बात, हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में और होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में। होम का प्रयोग मानव के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, और इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, सॉरी, सब्जेक्ट का, यानी कि होम का प्रयोग मानव के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, अर्थात इसके बाद एक सब्जेक्ट जरूर रखा होगा। ठीक, ध्यान बनाए रखना, अवश्य होता है। आप होम की जगह हु का प्रयोग भी कर सकते हो, लेकिन हु की जगह होम का नहीं, इतना ध्यान रखना। यानी कि हु की जगह होम का प्रयोग नहीं कर सकते सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो। ये वही आदमी है जिसकी मैंने कल मदद की, जिसका, जिसकी, जिसके। दिस इज दी मैन, दी का मतलब वह या वही। ठीक है, दिस इज दी मैन, ये वही आदमी है। अब देखो इस वाले सब्जेक्ट की वर्ब ये हो गई, इस वाले सब्जेक्ट की वर्ब ये हो गई, कोई वर्ब बची है? और हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। जब हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसको वर्ब भी तो चाहिए एक, भाई इसको एक वर्ब चाहिए होगी, और वर्ब तो बची नहीं। जब वर्ब नहीं बची है तो हु का भी प्रयोग नहीं होगा, फिर किसका होगा? होम का, सब्जेक्ट ऑफ दी वर्ब। ठीक है, तो होम का ध्यान बनाए रखना। जब सब्जेक्ट वर्ब बराबर हो सेंटेंस में तो हमेशा होम का, और जब एक वर्ब एक्स्ट्रा रखी हुई हो तो हु का, क्योंकि उस वाली वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए और हु जो है वो एज अ सब्जेक्ट काम करता है। जिस आदमी को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं वह मेरे पापा ही हैं, तो द मैन होम या हु, दोनों में से क्या आएगा? आई लव मोस्ट नो अदर देन माई फादर। देखो द मैन, अब इस वाले सब्जेक्ट की वर्ब ये हो गई, इस वाले सब्जेक्ट की वर्ब है ही नहीं, यहां पर है नहीं है। देखो ये है भैया, कौन सी? ये वाली इज, कौन सी है? द मैन इज नो अदर देन माई फादर हुम आई लव। तो इसका मतलब दोनों की वर्ब बराबर होगी, तो जरूरत किसकी है? फिर होम की, होम लगा दो। जिस लड़की से मैं कल मिला था वह मेरी गर्लफ्रेंड है। द गर्ल हुम आई मीट यस्टरडे इज माई गर्लफ्रेंड, यानी कि द गर्ल, देखो एक सब्जेक्ट ये हो गया। ठीक है, इस सब्जेक्ट के लिए अभी एक वर्ब चाहिए, कौन सी वर्ब चाहिए? ये वाली। अब ये वाला सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब ये हो गई,
तो हमें जरूरत किसकी, हुम की। फिलहाल whom I meet yesterday is my girlfriend। आगे हु और whom में और कोई खास डिफरेंस नहीं, इसी तरीके के बहुत से एग्जाम्पल हैं। जिस लड़के को मैंने आमंत्रित किया वह मेरा दोस्त है, यानी कि दी बॉय whom I have invited to my friend is my friend। ये टिल्लू है जिसको तुम गांव में मिले थे, तो दिस इज टिल्लू whom you meet in the village। ठीक है। अगला, जिस लड़के को तुमने बाजार में देखा वह मेरा भाई था, द बॉय whom you saw in the market। ठीक है। बाज माई ब्रदर। तो ये सब चीजें आपको डिस्कस करनी है, सब भाई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हु और हुम में। ठीक है। अब बिच का और देख लो फटाफट। बिच यानी कि जो, ये हमेशा किसके लिए होगा, नॉन लिविंग बीइंग और एनिमल के लिए। ठीक है। बिच का प्रयोग जो, जिसने, जिसको, जिन्होंने के रूप में होगा, और ये हमेशा नॉन लिविंग के लिए होगा और जानवरों के लिए। चलो देखते हैं, जो मोबाइल टेबल पर पड़ा है वह रूपमती का है, दी मोबाइल बिच। अब ये मोबाइल जानदार होता है कि बेजानदार, भाई ये तो नॉन लिविंग है, तो जब ये नॉन लिविंग है तो इसके लिए बिच का प्रयोग। लिविंग होता तो हु, हुम, हुज में से कोई एक, और अगर हु का प्रयोग सब्जेक्टिव रूप में, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव रूप में, और हुज का प्रयोग सब्जेक्ट पॉजिटिव के रूप में। ठीक है। इसी तरीके से जो मोबाइल टेबल पे पड़ा है वह सैमसंग का है, दी मोबाइल। अब ये भी देखो, ये निर्जीव है, नॉन लिविंग है, तो इसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, विच। और ये सिंगुलर है तो इसके आगे वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। मैं वह किताब पढ़ चुका हूं जो तुमने मुझे दी थी, तो आई हैव रीड द बुक विच यू हैव गेव मी। अगला, विच का मतलब क्या है यहां पे, जो, यानी कि फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल। जो खाना तुमने मुझे बनाने को कहा था वह मैंने बना लिया, तो आई हैव कुक द फूड विच यू टोल्ड मी द बुक। तो देखो द फूड क्या है, थिंग, यानी कि नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। दी फूड, कहीं पर भी उसका एंटीडेंट देख लेना, एंटीडेंट लिविंग बीइंग है तो हु, हुम, हुज में से एक, नॉन लिविंग है तो विच लगा दो बस। और लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए तो उसकी एक कंडीशन है डेट लगाने की, वो अभी हम नीचे बताने वाले हैं कि कब डेट का प्रयोग होगा। नीले रंग की जो बाइक है वह मेरी है, तो दी बाइक देखो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए क्या लगा लोगे, विच लगा लोगे। जो कुत्ता पार्क में था वह बबलू अंकल का था, तो ये तो एनिमल है, और एनिमल के लिए भी हम क्या यूज करते हैं भैया, विच का प्रयोग करते हैं, तो देखो यहां पे विच का प्रयोग हुआ। जो मोबाइल नॉन लिविंग है तो उसके लिए भी। तो ध्यान रखिएगा, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल दोनों के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला, अब उन्होंने कहा डेट यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का प्रयोग कब करोगे, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, व्हाट का प्रयोग केवल नॉन लिविंग थिंग्स और थॉट्स के लिए किया जाता है। ध्यान रहे जब वाक्य में किसी एंटीजेंट का प्रयोग ना हो, ये पॉइंट आपको ध्यान बनाए रखना है। जब वाक्य में एंटीजेंट यानी कि किसी नाउन का प्रयोग ना हो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, तभी हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। अब ये एंटीजेंट क्या होता है तो हम पहले ही बता चुके हैं, जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, सहन करना पड़ता है। इस वाक्य में एंटीजेंट नहीं है, यानी कि व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। अब यहां पर समझिएगा कि जिस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना पड़ता है, इस वाक्य में एंटीजेंट है, यानी कि द डिसीज। अब ये इसका क्या हो जाएगा, द डिसीज ही इसका एंटीजेंट बन जाएगा, किसका, इन बारे रिलेटिव प्रोनाउंस का। और ऐसी कंडीशन में डेट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, उसे सहन करना पड़ता है। वह जो चाहता है खरीदता है। ठीक है। तो यहां पर क्या कर सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, व्हाट का, ही बाइज व्हाट ही वांट्स, तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग करेंगे, व्हाट का। ठीक है। चलो अब आगे, व्हाट के बाद आएगा आपका अगला रिलेटिव प्रोनाउन हुज, जिसका, जिसकी, जिसके।
हुज का प्रयोग जिसका, जिसकी, जिसके, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है, ये पोजीशन दिखाने के लिए। कब किया जाता है इसका प्रयोग? पोजीशन दिखाने के लिए। मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, तो ध्यान रखना, आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर। तो यहां पर देखो ये क्या है आपका, आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है। अब यहां पे एक नाउन आ गया ना, इस नाउन के आगे किसी एंटीजेंट का प्रयोग करें तो जिसका, जिसकी, जिसके, जिसके पिता इज अ फेमस एक्टर, एक फेमस एक्टर है, तो जिसका, जिसकी, जिसके के अर्थ में आप हमेशा किसका प्रयोग करोगे? हुज का। दिस इज द गर्ल, ए वही लड़की है जिसका नाम सुनीता, हुज नेम इज सुनीता। तो यहां पर ये नाउन है और नाउन से पहले हमेशा पॉजिटिव केस और पॉजिटिव केस के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे? एक लड़के के लिए, एक लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है, हुज का। ये वही आदमी है जिसका कुत्ता बहुत प्यारा है, दिस इज द मैन हुज डॉग इज वेरी क्यूट। वह कार जिसका रंग काला है, सुंदर दिखती है, ठीक है, सुंदर दिखती है कार है, तो द कार हुज कलर इज ब्लैक लुक्स ब्यूटीफुल। अब डेट का प्रयोग आखिरी है और इंपॉर्टेंट है, इसकी कंडीशन है, इसका हम लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग दोनों में कर सकते हैं, यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों के साथ हम डेट का प्रयोग कर सकते हैं। कब कब? इसकी सबसे पहली कंडीशन देख लो, जब सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा किसका प्रयोग हुआ? डेट का। जैसे इट इज द बेस्ट, द बेस्ट, अब जो द बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है। अब कुछ भी हो सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन डेट आएगा। साथ ही कुछ खास शब्द जैसे जितने भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है उनके साथ, जैसे ऑल, द सेम, द ओनली, नॉट, नन, नो, नथिंग, नोबडी, मच, लिटिल, द फ्यू, द लिटिल, समबडी, एवरीबडी, एनी बडी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? डेट का प्रयोग करते हैं। जैसे जो सफल होता है वह हमेशा निष्पक्ष नहीं होता, किसका प्रयोग होगा? डेट का। ऑल, ऑल के साथ ऑल, ऑल के साथ डेट, ऑल के साथ डेट। देयर इज नथिंग, नथिंग के साथ डेट रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाओगे? डेट, ठीक है। यहां कुछ भी नहीं है जो दर्शकों को ध्यान को आकर्षित कर सके। देयर इज नथिंग हियर दैट कैन अट्रैक्ट द ऑडियंस अटेंशन। वहां कुछ भी नहीं है जो मुझे वहां जाने से रोक सकता है, तो देयर इज नथिंग, नथिंग के साथ डेट रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाओगे? डेट, क्योंकि यहां पर ये इंडेफिनिट है। ये वही कुत्ता है जो मैंने कल देखा था, दिस इज दी सेम, दी सेम के साथ रिलेटिव प्रोनाउन डेट। ये वही घर है, फिर से दी सेम के साथ रिलेटिव प्रोनाउन डेट। आगे देखो, यहां पर जो सफल होता है वह हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। अच्छा, आगे अब दूसरा पॉइंट क्या है भैया? दूसरा पॉइंट है एक व्यक्ति और दूसरा एनिमल या वस्तु हो तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं भाई? डेट का प्रयोग करते हैं। समझो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? रूल क्या कहता है? एंड से जुड़कर दो एंटीजेंट का प्रयोग हो। जैसे भैया ये तो रिलेटिव प्रोनाउन डेट हो गया, इससे पहले एक और दो, दोनों एंटीजेंट काहे से जुड़े? एंड से, यानी कि दी मैन और दी डॉग, जिसमें एक जो है व्यक्ति है और दूसरा जानवर है। ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? डेट का। ओके, जैसे यहां पर देख लो, ये एंड है, एंटीजेंट पहले समझो। यहां पर ये जो बीच में रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले जो शब्द यूज होता है, जो नाउन यूज होता है, उस नाउन को ही हम एंटीजेंट कहते हैं। तो द मैन एंड द डॉग, जिसमें एक आदमी और दूसरा जानवर हो, तो हम हमेशा हु, हुम, हु, विच का प्रयोग ना करके सिर्फ एक ही प्रयोग करेंगे, किसका? डेट का। अगला, ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए। अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो, बहुत प्यारा सा है। देखो, ऑल, ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो तो इसके बाद हु और डेट का प्रयोग होता है, हुम और विच का नहीं। यानी कि आप हु का भी प्रयोग कर सकते हो और डेट का भी प्रयोग कर सकते हो। ऑल हु डेट आर इंटरेस्टेड इनटू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। ठीक, जैसे यहां पे अब हु का भी प्रयोग हो सकता है और डेट का ऑल के बाद में। कब? जब इसका प्रयोग व्यक्ति के लिए हो। अब जब ऑल का प्रयोग किसी वस्तु के लिए हो
तो इसके बाद सिर्फ हु का नहीं, सिर्फ डेट का ही प्रयोग होगा और किसी का नहीं। जैसे ग्लिटर्स, ऑल के बाद देखो डेट, ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ऑल के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके बाद डेट का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे ऑल दी मनी, अब ऑल के बाद में दी मनी है, वो अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर भी है, तो यहां पे किसका प्रयोग होगा, डेट का। इसी तरीके से विच का प्रयोग नहीं होगा। ऑल के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा हुआ है तो उसके बाद भी किसका प्रयोग होगा, डेट का। जैसे ऑल के बाद में ये दी पेन्स, देखो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो ऐसी कंडीशन में जो रिलेटिव प्रोनाउन डेट यूज करेंगे, विच का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं तो पेन को समझ लो, बोले यार ये तो निर्जीव है, और निर्जीव के लिए अभी ये चीख चीख के बता रहे थे कि विच का होगा, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, हमने क्या बताया कि हु। भाई डेट एक ऐसा शब्द है ना जो हु के स्थान पर भी यूज हो जाता है, जो होम के स्थान पर भी यूज हो जाता है, जो विच के स्थान पर भी यूज हो जाता है, बहुत हुज किसी के भी स्थान पर जिसको यूज किया जा सकता, उसकी कंडीशन चारों पांचों हमने बता दी बढ़िया करके कि ये कंडीशन होगी तो आप जो है डेट का यूज कर सकते हो हु, होम, हुज और विच के स्थान पर। वर्ब के स्पष्ट रहने पर दी सेम प्लस नाउन के बाद डेट का प्रयोग होता है, और वर्ब अगर अस्पष्ट यानी कि स्पष्ट नहीं है तो दी सेम प्लस नाउन के बाद एज का प्रयोग नहीं होगा। सॉरी, वर्ब माफ करिए, वर्ब स्पष्ट रहने पर दी सेम प्लस नाउन के बाद डेट का प्रयोग होगा, और अगर नहीं है तो दी सेम के बाद एज का प्रयोग होगा। इसका मतलब दी सेम की दो कंडीशन बनेंगी। यहां पर दी सेम की कितनी कंडीशन बनेंगी, दो। कौन कौन सी, अगर दी सेम के बाद में ये वाली दिस इज द सेम मैन दैट डिसीव्ड मी, यानी कि वर्ब स्पष्ट रहने पर देखो द सेम के बाद किसका प्रयोग हुआ, डेट का। दिस इज द सेम पेन एज माइन, अब यहां पर ये जो वर्ब, यहां पे वर्ब है, और जब वर्ब है तो भैया डेट का, और यहां पर देखो दी सेम तो लगा है, ये नाउन हो गया, लेकिन ये प्रोनाउन हो गया। ये वर्ब हमने ब्रैकेट में आनी चाहिए, लेकिन ये लगी नहीं होती है, स्पष्ट नहीं होती है, छुपी होती है, तो हम दी सेम के साथ क्या लगाएंगे, एज का। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। तो उन्होंने बस सिंपल सी बात की है, वर्ब अगर दी सेम प्लस नाउन के बाद है तो डेट का लगा दो, नहीं है तो दी सेम के साथ एज का प्रयोग होगा। अगला देखो, एक ये वाला रूल जरूर ध्यान बनाए रखना, इट और प्लस में बीच में बी फॉर्म, बी फॉर्म का मतलब इजारम बाजबर, बी फॉर्म का मतलब होता है इजारम बाजबर, और इसके बाद अगर कोई प्रॉपर नाउन या कोई अदर नाउन या कोई भी प्रोनाउन है के बाद भी डेट का प्रयोग होगा। जैसे मान लो हमने कहा इट लगा है, ये हमारी बी फॉर्म इजारम बाजबर हो गई और ये प्रॉपर नाउन हो गया। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है कि इट प्लस में बी फॉर्म फिर यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन रखा हो, तो ऐसी कंडीशन में जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो हु नहीं, हमेशा डेट का प्रयोग अच्छा माना जाता है। डेट का प्रयोग, डेट का प्रयोग, ठीक है, डेट का प्रयोग जो है बेहतर अच्छा माना जाता है। जैसे देखो ये इट हो गया, ये बी फॉर्म हो गई, इसके बाद ये प्रोनाउन हो गया। यही तो हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि इट हो, बी फॉर्म हो और इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन रखा हुआ हो, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो डेट आएगा। क्या आएगा, डेट। ये देखो इट, बी फॉर्म और ये वस्तु हो गई, इसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा क्या आएगा, डेट आएगा। तो अब आपको सारी चीजें मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा। अब ध्यान बनाए रखना, जिन शब्दों के अंत में बन और बॉडी लगा होगा तो वह व्यक्तियों के लिए जैसे प्रयोग होगा, और जिनके अंत में थिंग लगा होगा वह हमेशा वस्तुओं के लिए प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, तो ये थी कहानी आज की। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो आज का हो गया होगा।